हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल इलेक्ट्रिक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकिन उतना ही कंफ्यूजिंग टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, और वो है रिएक्टिव पावर। जी हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव पावर। देखिए, रिएक्टिव पावर जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, इसको मैंने कोशिश की है कि पीपीटी के माध्यम से रिएक्टिव पावर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट और फ्लैशिंग पॉइंट्स है वो मैं कवर कर सकूं। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट करता हूं। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि पूरा पूरे स्लाइड्स जो है प्रेजेंटेशन के, वो अगर आप अच्छे से अगर सुनेंगे तो उसका जो बेनिफिट है वो आप जरूर उठा पाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट रहेंगी कि पूरा पीपीटी जो है, पूरे स्लाइड्स जो है वो अच्छे से रेफर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव पावर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल इलेक्ट्रिक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि चैनल के सभी नोटिफिकेशन जो है वो सही वक्त पर आप तक पहुंच सके। तो पहला स्लाइड जो है वो रहेगा व्हाट इज रिएक्टिव पावर। देखिए, काफी सारे कंफ्यूजन्स है रिएक्टिव पावर को लेकर, जैसे मैंने अभी अभी आपसे कहा। तो पॉइंट वाइज, स्लाइड वाइज कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्टिव पावर। व्हाट इज रिएक्टिव पावर? तो देखिए, रिएक्टिव पावर फ्लोज बैक एंड फोर्थ इन द पावर सिस्टम। इसका ही मतलब ये है कि रिएक्टिव पावर जो है ये एक बाय डायरेक्शनल पावर आप एक तरीके से बोल सकते हैं। और वो बैक एंड फोर्थ मतलब ही बाय डायरेक्शनल पावर है। रिएक्टिव पावर ये एक इंपॉर्टेंट पावर है पावर सिस्टम के लिए, इसीलिए लिख के रखा है रिएक्टिव पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर द पावर सिस्टम। एसी पावर सिस्टम is capable of generating and consuming reactive power। इसका ही मतलब ये होता है कि अपना जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेटिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप टू द एंड यूजर। देखिए, ये जो पावर सिस्टम है उसमें काफी सारे कंपोनेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं एक सक्सेसफुल पावर सिस्टम के लिए। जैसे कि अल्टरनेटर है, ट्रांसफॉर्मर्स है, उसमें सबस्टेशंस के काफ़ी सारे सर्किट्स, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे। तो पावर सिस्टम जो है उसमें ये जो पूरे सिस्टम्स है जो एक सक्सेसफुल या स्टेबल सिस्टम को बनाने के लिए हेल्प करते हैं, ये सभी पावर सिस्टम के जो इक्विपमेंट्स है ये कैपेबल है जनरेटिंग के लिए एज वेल एज कंज्यूमिंग के लिए भी। इसका ही मतलब मुझे ये बोलना है कि जो रिएक्टिव पावर है वो पावर सिस्टम में जो सर्किट्स, इक्विपमेंट्स, चाहे वो इंडक्टिव हो, कैपेसिटिव हो, या फिर ट्रांसफॉर्मर्स, अल्टरनेटर जैसे बिग मशीन्स हो, ये रिएक्टिव पावर को जनरेट भी करते हैं, उसके साथ साथ कंज्यूम भी करते हैं। तो देखिए, हाईलाइट करके रखा है जनरेटिंग एंड कंज्यूमिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्टिव पावर, जनरेट और कंज्यूम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है पावर सिस्टम के लिए, और वो बाय डायरेक्शनल पावर है और ये एक इंपॉर्टेंट पावर है पावर सिस्टम के लिए। इतना हम लोगों ने अभी तक देखा। अब देखिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिएक्टिव पावर इज गिवन बाय, जनरली रिएक्टिव पावर ये लेटर क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है आई स्क्वायर एक्स। यस, जहां पे आई जो है वो है करंट इन द सिस्टम और जो एक्स है वो है कंबाइन या इक्विवेलेंट या ओवरऑल रिएक्टेंस इन द सिस्टम। ऐसा आप एक तरीके से बोल सकते हैं। अगर आपके पास सिस्टम का रिएक्टेंस अवेलेबल है और पर्टिकुलर करंट जो है, एम्परेज जो है सिस्टम का, वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इजीली ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिएक्टिव पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिएक्टिव पावर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी यहाँ क्लियर हुआ है। और रिएक्टिव पावर ये एक बाय डायरेक्शनल पावर है,
उसके साथ साथ ये पावर सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और रिएक्टिव पावर ये जनरेटिंग और उसके साथ साथ कंज्यूमिंग, ये दोनों प्रोसेस रिएक्टिव पावर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसी पावर सिस्टम के जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो कंसिस्टेंटली रिएक्टिव पावर को जनरेट एज वेल एज कंज्यूम करते रहते हैं अपने खुद के सक्सेसफुल प्रॉपर ऑपरेशन के लिए। यूज ऑफ रिएक्टिव पावर। जी हाँ, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन्स या ऑक्सिलरीज हम लोग पावर सिस्टम में यूज करते हैं, जैसे कि सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर, मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स, इंडक्शन मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सभी अपने प्रॉपर वर्किंग के लिए रिएक्टिव पावर जो है उसका यूज करते हैं। विदाउट यूजिंग रिएक्टिव पावर ये पॉसिबल नहीं है कि अल्टरनेटर्स, मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन हम लोग ले लेते हैं अल्टरनेटर। तो देखिए, सिंक्रोनस अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर की अगर हम बात करें, आप लोगों को पता ही है कि बेसिकली सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है। सिंक्रोनस जनरेटर is a machine which converts mechanical energy into electrical energy. But this electromechanical energy conversion is possible only when sufficient amount of magnetic domain is available inside the machine. Vice versa, in the case of synchronous motor and induction motor also, the energy conversion, that is from electrical to mechanical, is possible only when sufficient amount of revolving magnetic field, which is nothing but the magnetic domain, is available inside the motor. Unless and until magnetic domain is available, it's not possible for anyone or machine or motor to convert from electrical energy to mechanical energy. इसका ही मतलब ये है कि मैग्नेटिक डोमेन का अवेलेबल रहना मतलब ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग फ्लक्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है कि अल्टरनेटर मोटर्स ये प्रॉपरली फंक्शन या वर्क करें और एनर्जी कन्वर्शन प्रॉपरली करें। और ट्रांसफॉर्मर का केस क्यों ना हो, ट्रांसफॉर्मर में भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स का फ्रॉम वन लेवल टू अनादर, ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब कोर जो है वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स को, सफिशिएंट मैग्नेटिक अल्टरनेटिंग फ्लक्स को कैरी करे। तो इस तरह से हमने देखा कि अल्टरनेटर, मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स ये प्रॉपरली फंक्शन सिर्फ तभी कर सकते हैं जब ये इन मशीन में या जो ऑक्सिलरीज में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये अवेलेबल हो। अब देखिए, रिएक्टिव पावर इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की अवेलेबिलिटी मशीन में रहना, इसका ही मतलब यह है कि रिएक्टिव पावर मशीन में रहना। जब तक रिएक्टिव पावर को कंज्यूम ये मशीन्स ना कर ले तब तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये मशीन में डेवलप नहीं हो सकता। और जब तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड ये मशीन में डेवलप ना हो तब तक ये जो मशीन्स है, चाहे वो अल्टरनेटर्स हो, मोटर्स हो, ट्रांसफॉर्मर्स हो, एक्सेट्रा, ये अपना प्रिंसिपली प्रूव जो है वो नहीं होंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि रिएक्टिव पावर का यूज जो है वो किस तरह से जो मोटरिंग लोड्स हो या ट्रांसफॉर्मर्स, अल्टरनेटर्स में किस तरीके से होता है। बेसिक फंक्शन ऑफ रिएक्टिव पावर। जी हाँ, ये स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि रिएक्टिव पावर जो है उसका मेन बेसिक फंक्शन क्या है। अब देखिए, जो वोल्टेज होता है सिस्टम का, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का, वो अगर विद इन सेफ रेंज ना हो और अगर जितना सफिशिएंट चाहिए उतना अगर ना होते हुए अगर लोअर साइड में अगर रहता है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम का जो मेन फंक्शन है पावर ट्रांसमिशन, एक्टिव पावर ट्रांसमिशन लोड तक, ये पॉसिबल नहीं होगा। इफ वोल्टेज ऑन द सिस्टम इज नॉट हाई इनफ, एक्टिव पावर
कैन नॉट बी सप्लाइड। जब तक सिस्टम का वोल्टेज प्रॉपर ना हो, जितना चाहिए उतना ना हो, तब तक हम लोग एक्टिव पावर को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के थ्रू लोड तक नहीं सप्लाई कर सकते। ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका ही मतलब ये है कि वोल्टेज, ये सिस्टम वोल्टेज, ये सफिशिएंट होना इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्टिव पावर का मेन फंक्शन यही है कि जो वोल्टेज लेवल होता है सिस्टम का, वो प्रॉपर रेंज में मेंटेन रखे, ताकि एक्टिव पावर जो है वो यूजफुल वर्क के लिए एंड यूजर तक, लोड तक हम लोग पहुंचा सके। सो रिएक्टिव पावर इज यूज्ड टू प्रोवाइड द वोल्टेज लेवल्स नेसेसरी फॉर एक्टिव पावर टू डू द यूजफुल वर्क, ऐसा बोला जाता है। Reactive power is important to move active power through the lines, transmission and distribution lines up to the end user. इसका ही मतलब ये स्लाइड का कंक्लूजन ये रहा कि बेसिक फंक्शन जो है रिएक्टिव पावर का, वो वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करना, या फिर सेफ रेंज में वोल्टेज को मेंटेन रखना, या सफिशिएंट सिस्टम वोल्टेज को मेंटेन रखना, ये है। अगर वोल्टेज मेंटेन रहेगा सेफ रेंज में, तो उसका दूसरा मीनिंग ये है कि ऑटोमेटिकली जो एक्टिव पावर है, लोड पावर, कंज्यूमेबल पावर जो है, वो एंड यूजर तक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस तक इजीली, एफिशिएंटली, विद द मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन लॉसेस हम लोग इजीली पहुंचा पाएंगे। ये है बेसिक फंक्शन रिएक्टिव पावर का। देखते हैं कि वोल्टेज शुड बी, व्हाई वोल्टेज शुड बी विद इन द सेफ रेंज। वोल्टेज जो है वो अपने खुद के सेफ रेंज में होना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है। देखिए नॉर्मल कंडीशन जो है, चाहे लोडिंग कंडीशन, चाहे पीक हो या ऑफ पीक हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नॉर्मल कंडीशंस है तो वोल्टेज जो है ये मेंटेन रहना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन का ही दूसरा मतलब होता है कि सिस्टम का जो वोल्टेज है वो विद इन ±5% टॉलरेंस में है। इसीलिए यहां पे देखो अदर लैंग्वेज में लिखा है कि अंडर नॉर्मल सिस्टम कंडीशंस, बोथ पीक और ऑफ पीक लोड कंडीशन, वोल्टेज नीड टू बी मेंटेन्ड, इट शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन 95% एंड 105% ऑफ द नॉमिनल वोल्टेज। आपका जो सिस्टम वोल्टेज है वो 95% और 105% ऑफ द नॉमिनल वोल्टेज, ये रेंज में होना ही चाहिए, लोडिंग कंडीशन चाहे पीक हो या ऑफ पीक हो। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि अगर वोल्टेज जो है वो अगर लो है तो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या रहेंगे, और हाई वोल्टेज में क्या रहेगा। देखिए, इफ लो वोल्टेज कंडीशंस इज देयर, सो अंडर लो वोल्टेज कंडीशन इक्विपमेंट माल फंक्शनिंग इज ऑलवेज देयर। अगर वोल्टेज कंडीशन या वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज अगर लो है तो देखिए माल फंक्शनिंग जो है इक्विपमेंट्स का वो डेफिनेटली होता है। इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो मोटर जो होते हैं, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो या आपके सिंक्रोनस मोटर हो, उसमें ओवर हीटिंग देखने को मिल सकता है मोटर्स में। उसके साथ साथ अगर वोल्टेज अगर प्रॉपर नहीं है और काफी अगर कम लो है, पुअर साइड है, तो देखिए उसमें बहुत बड़ी दिक्कत ये हो सकती है। आप सभी लोगों को पता है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट द synchronizing criteria of the synchronous generators when alternators are connected to grid। अब देखिए आपका जो सिस्टम फ्रीक्वेंसी है और आपका जो सिस्टम वोल्टेज है और फेज सीक्वेंस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए आपके जनरेटिंग स्टेशंस का और आपके ग्रिड का। अगर वोल्टेज अगर लोअर साइड में है तो आपके जो जनरेटिंग सेट्स है वो डीसिंक्रोनाइज हो सकती है, सिस्टम कोलैप्स हो सकती है वोल्टेज के प्रॉब्लम्स के चलते, और इक्विपमेंट माल फंक्शनिंग वो तो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो लो वोल्टेज ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा पावर सिस्टम के ऑपरेशन के लिए। उसके साथ साथ अगर वोल्टेज जो है वो हायर साइड में भी अगर काफी रहता है तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हाई वोल्टेज अगर सिस्टम में रहता है तो मेजर इक्विपमेंट जो है सिस्टम के, इसमें इंसुलेशन फेल्यूर का प्रॉब्लम हम लोगों को दिखाई दे सकता है। उसके साथ साथ जो ट्रांसमिशन ऑक्सिलरीज जो होती है, मेजर ट्रांसमिशन ऑक्सिलरीज, वो भी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो सकती है। अगर उसमें प्रोटेक्शन अगर दिए है तो हाई वोल्टेज कंडीशन से चलते वो ट्रिप हो सकती है।
तो इसका ही मतलब ये है कि वोल्टेज जो है वो लो भी नहीं चाहिए और हाई भी नहीं चाहिए, इट शुड बी विद इन द सेफ रेंज. So what should be the safe range? It should be within 95% and 105% of the nominal system voltage. It's very important. स्लाइड्स, रोल ऑफ रिएक्टिव पावर. जी हाँ, अभी हम लोग देखेंगे रिएक्टिव पावर क्या रोल प्ले करता है. देखिए आने वाले कुछ 2-3 स्लाइड्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप बने रहिए मेरे साथ और पूरे स्लाइड्स को देखिए. जल्दी ही प्रेजेंटेशन ये मैं कंप्लीट करूंगा. देखिए रोल ऑफ रिएक्टिव पावर तो कैसा होता है. देखिए इन जनरल रिएक्टिव पावर का कम होना, इसका ही मतलब होता है कि वोल्टेज का फॉल हो जाना. इन जनरल डिक्रीजिंग रिएक्टिव पावर causing voltage to fall while increasing it causing voltage to rise. इसका मतलब है कि रिएक्टिव पावर लेवल अगर सिस्टम में अगर बढ़ता है तो वोल्टेज राइज होगा और रिएक्टिव पावर अगर डिक्रीज होता है तो कंसिक्वेंटली जो वोल्टेज है सिस्टम का वो भी डिक्रीज होने के चांसेस रहते हैं. तो इस तरह से देखिए रिएक्टिव पावर कैसा कोरिलेट करता है सिस्टम के वोल्टेज के साथ. तो वोल्टेज कोलैप्स occurs when the system try to serve much more load than the voltage can support. इसका मतलब है कि वोल्टेज जितना सपोर्ट करता है उतने लोड तक ही, उतने लोड को ही जो सिस्टम है उसने सर्व करना चाहिए. अगर वोल्टेज डेफिनेटली कोलैप्स हो रहा है, इसका एक रीजन ऐसा हो सकता है कि सिस्टम जो है वो ज्यादा लोड को सर्व करने की उसकी जो है वो हैबिट हो सकती है. अगर सिस्टम जो है वो अगर ट्राई कर रही है कि ज्यादा सर्व कर सके लोड को, लोड पावर अगर ज्यादा सर्व कर रही है जितना कि सपोर्ट नहीं कर रहा है वोल्टेज, तो उसके चलते ये एक मेन रीजन हो सकता है कि आपका वोल्टेज जो है सिस्टम का ये कोलैप्स हो रहा है. अब देखिए वोल्टेज कोलैप्स होना, इसका एक दूसरा साइड हम लोग सोचते हैं. सेकंड पॉइंट में मैंने कवर किया है, आप देखिए एज वोल्टेज ड्रॉप्स, अगर वोल्टेज कोलैप्स होता है तो वोल्टेज कोलैप्स क्यों हो रहा है? क्योंकि सिस्टम ट्राई कर रही है कि ज्यादा सर्व कर सके लोड को. अब देखिए अगर वोल्टेज अगर कोलैप्स हो रहा है या ड्रॉप हो रहा है तो डेफिनेटली करंट बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि देखिए एज वोल्टेज ड्रॉप्स करंट मस्ट इंक्रीज टू मेंटेन द पावर सप्लाइड. अगर पावर को कांस्टेंट रखना है या मेंटेन रखना है तो डेफिनेटली अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है तो करंट तो इंक्रीज होना ही चाहिए ताकि पावर लेवल मेंटेन रहे जो सप्लाई करना है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लेकिन देखिए अगर वोल्टेज ड्रॉप होता है और करंट इंक्रीज होता है तो जैसा हमने अभी फॉर्मुलेशन देखा कि आई स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मुलेशन था रिएक्टिव पावर का. तो अगर करंट काफी ड्रास्टिकली अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली सिस्टम ये ज्यादा कंज्यूम करेगी रिएक्टिव पावर. ये एक दिक्कत है. तो इफ द करंट इंक्रीज टू मच, और उसके साथ साथ अगर करंट अगर काफी ज्यादा, काफी ड्रास्टिकली अगर वोल्टेज कोलैप्स होने की वजह से सिस्टम करंट अगर एम्परेज अगर काफी ज्यादा बढ़ता है तो ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो एक तरीके से ओवरलोडिंग कंडीशन होगी, ऑफलाइन में जा सकते हैं लाइंस. और उसके साथ साथ देखिए कास्केडिंग फेल्यूर्स भी हो सकता है. इसका ही मतलब एक एक अल्टरनेटर ओवरलोडिंग कंडीशंस की वजह से एक एक अल्टरनेटर जो है ये डिसिंक्रोनाइज हो सकते हैं, सिस्टम ओवरलोड हो सकती है, अनस्टेबल हो सकती है. ये काफी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है पावर सिस्टम के लिए. तो इस तरह से हमने देखा कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशंस जो है वो जितना ना हो, मतलब होना ही नहीं चाहिए. वोल्टेज जो है वो विद इन सेफ रेंज में ही होना चाहिए और उसके लिए रिएक्टिव पावर ये मेन रोल प्ले करते हुए हम लोग देख रहे हैं. देखिए हम लोग देखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है. देखिए सबसे सिंपल स्लाइड लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट. आप लोगों का कंफ्यूजन जो है वो काफी ये स्लाइड से दूर होगा. अब देखिए हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन रिएक्टिव पावर एंड पावर फैक्टर. अब देखिए किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं. देखिए रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर का क्या रिलेशन है. देखिए रिएक्टिव पावर इज प्रेजेंट ओनली प्रेजेंट व्हेन वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन फेज. यस, अगर आपका वोल्टेज और करंट ये इन फेज है तो कभी भी रिएक्टिव पावर का इंट्रोडक्शन आपको नहीं दिखाई देगा. इसीलिए देखिए जो रेजिस्टिव लोड होता है या जो रेजिस्टर होता है उसमें हम लोगों को पता है कि करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज होता है. इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एक्टिव पावर कंजम्पशन और डिसिपेशन ये रेजिस्टर के केस में होता है. देखिए रेजिस्टर कभी भी रिएक्टिव पावर को कंज्यूम या डिसिपेट नहीं करता है. ये रीजन ही वो है. अगर रिएक्टिव पावर ये सिर्फ तब प्रेजेंट होता है जब वोल्टेज और करंट ये इन फेज ना हो. यस डेफिनेटली it means that it only existing in the case of inductor and capacitor. Yes, it's most important. मैं अगेन और एक बार दोहराता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
that reactive power is only present when voltage and current are not in phase. इसका दूसरा साइड ये है कि रिएक्टिव पावर ये सिर्फ तब अवेलेबल होता है जब इंडक्टर और कैपेसिटर का केस हो। ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में आप लोगों को पता है कि करंट और वोल्टेज कभी भी इन फेज नहीं रहते हैं, और इसीलिए रिएक्टिव पावर का एग्जिस्टेंस आपको वो सर्किट्स में दिखेगा, ना कि रेजिस्टर में। और आप सभी लोगों को पता है कि रिएक्टिव पावर ये वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में हम लोग मेजर करते हैं। आप लोग किलो वोल्ट एम्पियर या हायर साइज में मेगा वोल्ट एम्पियर भी आप लोग बोल सकते हैं। अब देखिए, ये दो पॉइंट्स अगेन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो रिएक्टिव पावर कब प्रोड्यूस होगी? व्हेन करंट लीड्स द वोल्टेज, यस दैट्स लीडिंग पावर फैक्टर। अगर कैपेसिटिव सर्किट है या पावर फैक्टर आपका लीडिंग है, इसका ही मतलब करंट लीड्स द वोल्टेज हम लोग बोल सकते हैं कैपेसिटिव सर्किट के केस में। तो ऐसे केस में हम लोग देखेंगे कि रिएक्टिव पावर का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। इसका ही मतलब है कि लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन में रिएक्टिव पावर का प्रोडक्शन होता है। और देखिए नीचे जो पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट आप देखिए, कंज्यूम्ड व्हेन करंट लैग्स द वोल्टेज, लैगिंग पावर फैक्टर कंडीशन। अगर इंडक्टिव सर्किट है या पावर फैक्टर अगर आपका लैगिंग है, तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि करंट लैग करता है वोल्टेज से। तो ऐसे केस में रिएक्टिव पावर क्या हो रही है? कंज्यूम। इसका ही मतलब है कि रिएक्टिव पावर का कंजम्पशन और प्रोडक्शन या डेवलपमेंट जो है वो पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लीडिंग है या लैगिंग है। लेकिन इतना तो पक्का है, श्योर है, कि रेजिस्टिव के केस में जहां पे करंट और वोल्टेज इन फेज रहता है, जो पहले पॉइंट में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वहां रिएक्टिव पावर का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये रिलेशन ये बिटवीन रिएक्टिव पावर एंड पावर फैक्टर है। ये काफी स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं, उनका कंफ्यूजन यहाँ से दूर होने के चांसेस है। ये स्लाइड्स इंपॉर्टेंट। देखिए, नीड ऑफ रिएक्टिव पावर। तो बेसिकली हम लोग अभी देखते हैं कि रिएक्टिव पावर का जो है वो नीड क्या है। तो रिएक्टिव पावर अभी हमने कुछ स्लाइड्स में देखा कि रिएक्टिव पावर ये रिक्वायर्ड है टू मेंटेन द वोल्टेज टू डिलीवर एक्टिव पावर थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस। ये हमने इससे पहले जो स्लाइड डिस्कस किए उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह वोल्टेज को मेंटेन रखा जाता है बाय रिएक्टिव पावर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर सिस्टम वोल्टेज अगर मेंटेन अगर है, तो ही ये पॉसिबल है कि आप एक्टिव पावर को डिलीवर कर सको। सेकंड, मोटर लोड्स एंड अदर लोड। जैसे कि अभी हमने देखा कि मोटरिंग एक्शन जो है, मोटर जो है, चाहे इंडक्शन मोटर हो, सिंक्रोनस मोटर्स हो, या फिर अल्टरनेटर्स, ट्रांसफार्मर्स जो है, ये रिएक्टिव पावर की इनको काफी जरूरत होती है। मैग्नेटिक डोमेन, मैग्नेटिक फील्ड की काफी जरूरत होती है खुद के प्रिंसिपल ऑपरेशन के लिए। ये भी हमने देखा। उसके बाद रिएक्टिव पावर का हम नीड देखेंगे। व्हेन देयर इज नॉट इनफ रिएक्टिव पावर, द वोल्टेज सैक्स डाउन एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू पुश द वैटफुल पावर डिमांडेड बाय लोड्स थ्रू द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। इसका मतलब ये है कि अगर इनफ रिएक्टिव पावर अगर सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, तो वोल्टेज आपका कम होगा, सैग होगा, और ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप एक्टिव पावर को, वैटफुल पावर को या लोड पावर को एंड यूजर तक ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के थ्रू पहुंचा सको। ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वोल्टेज कंट्रोल। अब देखिए, ये दो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कैसा होता है, वोल्टेज कंट्रोल और रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट, ये दो एस्पेक्ट्स है एक ही एक्टिविटी के, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। वोल्टेज कंट्रोल एंड रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिंगल एक्टिविटी दैट बोथ सपोर्ट्स रिलायबिलिटी। रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट और वोल्टेज कंट्रोल ये एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। ये दो साइड्स हो सकती है, लेकिन एक ही एक्टिविटी है। सिस्टम को हमको रिलायबल अगर रखना है, तो ये स्टेबल अगर रखना है, तो रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट ही हम लोग करते हैं वोल्टेज को कंट्रोल रखने के लिए, ताकि हम सिस्टम को रिलायबल या स्टेबल रख सके। उसके बाद देखिए, एसी पावर सिस्टम जो होती है, ऑन एन एसी पावर सिस्टम वोल्टेज इज कंट्रोल्ड बाय मैनेजिंग प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिव पावर। ये भी हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से देखिए, रिएक्टिव पावर का प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन कंट्रोल करके, मैनेज करके हम इजीली सिस्टम का वोल्टेज ये कंट्रोल कर सकते हैं एसी पावर सिस्टम में। ये इंपॉर्टेंट है। तो नीड ने अच्छे से देखा। देखिए ये लास्ट स्लाइड है लगभग, और ये भी होना, ये पता होना काफी इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस ऑफ रिएक्टिव पावर। तो देखते हैं कि रिएक्टिव पावर जो है उसके डिसएडवांटेजेस क्या है सिस्टम में। अभी तक हमने देखा कि रिएक्टिव पावर का इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन देखिए कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे कि देखिए, अभी हमने देखा कि रिएक्टिव पावर सिस्टम में होना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए रिएक्टिव पावर डज नॉट ट्रैवल वेरी फार।
इसका मतलब है कि रिएक्टिव पावर जो है उसको हम लोग ट्रैवल नहीं करा सकते प्रोड्यूस करने के बाद काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो यही एक रीजन है कि जनरली ये इसेंशियल होता है, जनरली इसेंशियल टू डेवलप द रिएक्टिव पावर नियर टू द लोकेशन वेयर इट इज नीडेड। इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट जो है रिएक्टिव पावर की, वो जहां है उसी के ही पास अगर हम लोग डेवलप कर पाए रिएक्टिव पावर का तो ये बेटर है। तो जो सप्लायर है रिएक्टिव पावर का, वो उसकी जहां जरूरत है रिएक्टिव पावर की वहां होना ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्टिव पावर डज नॉट ट्रेवल वेरी फार। देखिए लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, अ सप्लायर नियर टू द लोकेशन ऑफ द नीड इज इन मच बेटर पोजिशन टू सप्लाई रिएक्टिव पावर। इसका मतलब ये है कि रिएक्टिव पावर का जो नीड है, जो जरूरत है, जो नेसेसरी है, वो जो लोकेशन पे है, वो लोकेशन जो है उससे जितना पास में जो सप्लायर है उसने वो रिएक्टिव पावर वो जगह में प्रोवाइड करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस वन दैट इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट जहां है उससे काफी दूर, काफी फार अगर कोई सप्लायर है तो ये काफी नहीं है कि, या वो प्रॉपर नहीं होगा कि वो रिएक्टिव पावर को सप्लाई करे वो जगह पे। तो यहां से ये पता चलता है कि जो लोकेशन है या जहां पावर सिस्टम में जहां रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसके पास जो सबसे नजदीक सप्लायर होगा या जो सर्किट होगा जो रिएक्टिव पावर को प्रोवाइड करे, सप्लाई करे, उसने ही करना ये सबसे बेस्ट होगा, ना कि कोई सप्लायर जो काफी दूर है वो जगह से जहां पे रिएक्टिव पावर की जरूरत है। तो ये हुए मेन लिमिटेशंस रिएक्टिव पावर के, बेसिक लिमिटेशंस रिएक्टिव पावर के। तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट होता है। तो देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने कोशिश की है कि जितने स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, उतने जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उतने ही मैंने मेरे प्रेजेंटेशन जो है उसमें कवर किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्लाइड्स को देखने के बाद या समझने के बाद जो कंफ्यूजन्स है रिगार्डिंग रिएक्टिव पावर, ये कुछ लेवल तक कम तो भी आपके डेफिनेटली हुए होंगे। देखिए इसके बाद का जो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो रहेगा उसमें अगेन रिएक्टिव पावर पे ही मैं स्ट्रेस दूंगा और रिएक्टिव पावर से ही रिलेटेड एक मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। आप बने रहिए मेरे चैनल इलेक्टेक के साथ। अगर प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।